आज की कहानी की स्टार्टिंग एक ऐसे लड़के से होती है जो कि बचपन से ही ब्लैक मैजिक सीख रहा होता है ताकि वो उस लड़की को पा सके जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। और ये लड़का अपने काम में कामयाब भी हो जाता है, जिस वजह से वो हमेशा ही अपने ब्लैक मैजिक की मदद से उस लड़की के सपनों में जाता है और उसके साथ इंटीमेट होता है और फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है। ये लड़की हमारी कहानी की मेन लीड होती है और इसे काफी समय तक पता ही नहीं होता है कि इसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन जब वो अचानक से ये देखती है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है, तब वो हैरान हो जाती है, क्योंकि आज तक उसका किसी के साथ भी फिजिकल रिलेशनशिप नहीं था। उसका एक बॉयफ्रेंड था, लेकिन वो दोनों अभी तक एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में नहीं आए थे। इसलिए ये लड़की के लिए काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात होती है। सो कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए फटाफट इस ड्रामे को स्टार्ट करते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जियांग होता है और ये अनाथ होता है, इसलिए आसपास के लड़के उसे परेशान कर रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे हमारी कहानी की मेन लीड ली यांग आती है और जियांग को बचाती है और कहती है कि ये लड़का उसका भाई है, अगर इन लोगों ने इसे परेशान किया तो वो पुलिस को बुला देगी। ये सुनकर वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद वो जियांग की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। जियांग भी उसे अपना हाथ दे देता है और कहता है कि मेरा कोई परिवार नहीं है, क्या वो उसका परिवार बन सकता है। तभी यहाँ पे यांग की मॉम आती है जो कि यहाँ पे घूमने के लिए आए थे। यांग जैसे अपनी माँ को देखती है, वो जियांग को अपने साथ घर ले जाने की बात कहती है। कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से यांग के फैमिली वाले उसे अपने साथ नहीं ले जा पाते हैं और यांग अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ से जाने लगती है। उसे जाते हुए देखकर जियांग उसे रोकता है और अपना पसंदीदा पवन घंटी उसे दे देता है और कहता है कि वो उसे मिलने के लिए जरूर आएगा। यांग भी अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ से चले जाती है। समय बीतता है और 25 ईयर कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता है। यांग अब बड़ी हो चुकी होती है और वो जियांग के बारे में भूल गई होती है, लेकिन अभी भी उसके पास जियांग का दिया हुआ पवन घंटी उसके पास ही होता है। दरवाजे पे नॉक होता है, तब यांग दरवाजे ओपन करने के लिए जाती है। दरवाजे के बाहर उसे जियांग दिखाई देता है जो कि अब बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया होता है, इसलिए वो उसे पहचानती नहीं है। जियांग के साथ एक लड़की भी होती है जिसका नाम सैन ये होता है और तभी यहाँ पे यांग के पिता मिस्टर ली आते हैं और बताते हैं कि वो सैन येन के साथ शादी करने वाले हैं, इसलिए ये दोनों अब से यहीं पे रहेंगे। येन को तो अपने पिता की दूसरी शादी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जैसे वो जियांग को देखती है वो कहती है कि मैंने सोचा था कि आपका कोई छोटा बच्चा होगा, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि सैन ये उसकी असली माँ नहीं होती है, वो तो यांग के क्लोज आने के लिए एक बार में रहने वाली लड़की को अपने प्लान में ऐड किया होता है और उस औरत को उसने हर महीने 1 बिलियन पैसे देने का वादा किया होता है, जिसके लिए सैन येन उसके ऑफर को मान लेती है और उसकी झूठी माँ बनने के लिए रेडी हो जाती है। इसके बाद वो येन के पिता मिस्टर ली को फंसाती है और उसके क्लोज आती है और शादी करने का ड्रामा भी करने लगती है। और अब ये दोनों यहाँ पे होते हैं। अब फाइनली इतना सब कुछ करने के बाद जियांग अपनी आंखों के सामने यांग को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। फिर सभी लोग साथ में बैठ के खाना खा रहे होते हैं। यांग अपने फादर को इतने टाइम बाद इतना ज्यादा खुश देखकर काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि उसकी मॉम के चले जाने के बाद उसके डैड अकेले ही सारी चीजें हैंडल कर रहे थे, इसलिए वो सैन ये और जियांग के साथ रहने के लिए आसानी से मान भी जाती है। फिर जियांग डायरेक्टली येन से पूछता है कि क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तब सैन येन इस सिचुएशन को संभालती है और कहती है कि तुम्हें ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। ये सुनकर जियांग जानबूझकर अपने चॉपस्टिक को नीचे गिरा देता है और उसे उठाने के बहाने जब वो नीचे मुड़ता है तब वो इसकी स्कर्ट को पकड़ता है और कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो। उसी रात जब यांग सो रही होती है तभी जियांग छुपकर उसके कमरे में जाता है जहाँ पे वो अपने असली रूप में होता है। वो उसे सोते हुए देखकर मुस्कुराता है और उसके बाद उसके ऊपर मैसी कर देता है। फिर हम येन को उसके सपने में देखते हैं जहाँ पे अचानक से उसके बॉडी में कुछ होने लगता है और तभी वो अपने सामने किसी पर्सन को देखती है। वो उसके चेहरे को ठीक से देख नहीं पा रही होती है और वो उसे पूछती है कि वो कौन है, लेकिन वो उसे जवाब नहीं देता है। वो उसे किस करने लगता है, फिर वो उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगता है। ये सारी चीजें करते हुए जियांग अपने मन में कहता है कि ये सिर्फ उसकी है और ये इसके बच्चे को ही जन्म देगी। अगली सुबह जब यांग की आंखें खुलती है तब वो अजीब से सपने से परेशान हो जाती है और कहती है कि ये सपना इतना ज्यादा रियल क्यों लग रहा था। क्या मैं इन सारी चीजों के बारे में ज्यादा सोचती हूँ जो कि मुझे ऐसे सपने आ रहे हैं, लेकिन मैं तो ऐसी चीजों के बारे में सोचती भी नहीं हूँ। ऐसा कहते हुए वो बेड से उठती है, लेकिन वो बेड पे पड़े हुए अपने ब्लड को देख नहीं पाती है, क्योंकि ये उसका फर्स्ट टाइम होता है। उसकी बॉडी में भी काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही होती है कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो इन सभी चीजों को भूल जाती है और शावर लेने के लिए चली जाती है। जब वो शावर लेकर बाहर आ रही होती है तभी अचानक से वो जियांग को देखती है। जियांग भी जैसे उसे देखता है वो उसे देखी जा रहा होता है, जो कि ये चीज जियांग को अनकंफर्टेबल महसूस करा रही होती है। इसके बाद वो उसे पूछती है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है, तब वो उसे कहता है कि उसने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया है और वो उसे जगाने के लिए ही जा रहा था। ये सुनकर जियांग ब्रेकफास्ट करने के लिए चली जाती है और ब्रेकफास्ट की उसकी तारीफ करने लगती है, क्योंकि वो उसे अपना छोटा भाई समझती थी, इसलिए वो उसके साथ ऐसे ही बातें कर रही होती है। वो उसकी आंखों और उसके लिप्स पे फोकस करती है। अचानक से उसे अपने सपने वाले लड़की के बारे में याद आ जाता है और वो घबरा कर ब्रेकफास्ट जियांग के कपड़े पे गिर जाता है। ये देखकर वो तुरंत उस चीज को साफ करने की कोशिश करने लगती है। तब जियांग अचानक से उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन तभी यांग उसके चेस्ट पे एक बटरफ्लाई का सिंबल देखती है, जो कि अचानक से एक पल में ही गायब हो जाता है। अचानक से एक साथ इतनी सारी चीजें अजीब देखने की वजह से उसे ऐसा लगता है कि ये भी उसका भ्रम है और वो वापस से उसके कपड़े को साफ करने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड सॉन्ग आ जाता है, जो कि उन दोनों को साथ में देखकर वो जियांग के बारे में गलत समझ लेता है और उसे पंच मारकर उसे दूर करता है। यांग उसे बताती है कि ये उसका भाई है, तब वो उसे छोड़ता है, लेकिन जियांग उसके क्लोज आता है और उसे कहता है कि वो सिर्फ उसकी है और किसी की नहीं। ये सुनकर तो उसे काफी गुस्सा आता है, लेकिन तभी जियांग येन को दिखाने के लिए नाटक करने लगता है कि उसे काफी जोर से चोट लगी है।
ये देखकर वो उसकी केयर करने लगती है और साथ ही अपने बॉयफ्रेंड सॉन्ग पे गुस्सा करती है। वो कहती है कि आखिर तुम इस लड़के से जेलस क्यों हो रहे हो, ये मेरा छोटा भाई है, मेरे डैड ने हाल फिलहाल में दूसरी शादी करने का फैसला किया था और ये मेरा स्टेप ब्रदर है, इसलिए अपनी गलती के लिए इससे माफी मांगो। सॉन्ग कहता है कि लेकिन उसके इरादे सही नहीं है, लेकिन यांग उसकी बातें नहीं सुनती है। वो कहती है कि तुम उससे माफी मांगो और गुस्सा कर रही होती है। ये देखकर सॉन्ग उससे कहता है कि ठीक है, मैं उससे माफी मांग लूंगा, बहुत ही जल्द हमारी तीसरी एनिवर्सरी आने वाली है, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि उससे पहले हमारी कोई भी फाइट हो। ऐसा कहते हुए वो उसे अपने पास खींचता है और बताता है कि उसने रेस्टोरेंट में एक टेबल बुक की हुई है और वो इस तरीके से जैंग को जेलस कराने की कोशिश कर रहा होता है, जिस वजह से जैंग जेलस भी हो जाता है और मैजिक से सॉन्ग के पास रखे ग्लास पे मैजिक करता है जिसमें पानी होती है और वो टूट कर नीचे बिखर जाता है। यांग समझ नहीं पाती है कि आखिर वो ग्लास टूटा क्यों, क्योंकि उसने तो ग्लास बीच में रखा था। तब जैंग झूठ बोलता है और कहता है कि ग्लास टूटी, इसमें उसकी गलती थी। और फिर वो अपने पास से एक्स्ट्रा कपड़े निकालता है और सॉन्ग को देते हुए कहता है कि तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए हैं, इसलिए तुम इसे बदल लो। सॉन्ग भी उस कपड़े को लेकर वहाँ से जाने लगता है और यान भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। वो कहती है कि तुम मेरे कमरे में इसे चेंज कर सकते हो। वो कहता है कि ठीक है और उसके बाद उससे सॉरी बोलता है और कहता है कि हमारी 3rd एनिवर्सरी के दिन हम दोनों एक हो जाएंगे, इसलिए तुम इस चीज को याद रखना। तब यांग शर्माते हुए उसे अपने कमरे में पोस्ट करती है और दरवाजे को बाहर से नॉक कर देती है। जैंग जो कि ये सारी बातें सुन रहा होता है वो काफी ज्यादा जेलस होता है, इसीलिए वो अपनी बांसुरी बजाता है और उसके धुन से अपने पालतू बड़े से सांप को अपने पास बुला लेता है। दूसरी तरफ यान को भी इसकी आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो जैंग के कमरे की तरफ जाने लगती है। अंदर जैंग अपने पालतू सांप से किसी काम को पूरा करने के लिए कहता है और तभी यांग दरवाजे को ओपन कर देती है, लेकिन जब तक वो ओपन करती है तब तक वो सांप यहाँ से जा चुका होता है, इसीलिए वो कुछ नहीं देख पाती है। लेकिन जैंग को सामने देखकर वो अपने बॉयफ्रेंड की तरफ से माफी मांगने लगती है और कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड बहुत ही अच्छा है, लेकिन शायद तुम दोनों के बीच में कोई गलतफहमी हो गई है। ये सुनकर वो कहता है कि हाँ मुझे पता है कि वो अच्छा है और फिर वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। यांग उसे लेकर धीरे धीरे पीछे हटने लगती है और वो दीवार से टकराने ही वाली होती है, लेकिन जैंग उसे बचा लेता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड अच्छा है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ क्या उसके पास घर की दूसरी चाबी है। यांग कहती है कि हाँ, उसने ही उसे घर की दूसरी चाबी दी है ताकि जरूरत पड़ने पे आसानी से वो घर में आ सके। ये सुनकर जैंग उसे कहता है कि उसे ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब से उसका भाई घर में रह रहा है, तो उससे उस चाबी को उससे ले लेना चाहिए। ये सुनकर यांग कहती है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ हम सॉन्ग को देखते हैं, जिसे जैंग पे शक हो रहा होता है कि वो अच्छा इंसान नहीं है और तभी वो आईने में देखता है कि पीछे एक बड़ा सा सांप उसे देख रहा है। अचानक से इतने बड़े सांप को देखकर वो डर जाता है और जैसे पलटता है सांप बिल्कुल उसके सामने ही होता है और वो सांप को इतने नजदीक देखकर जोर से चीखता है और वो दरवाजे की तरफ भागता है उसे खोलने के लिए, लेकिन दरवाजा ओपन ही नहीं होता है। तब वो जोर जोर से यांग को आवाज देने लगता है। यांग भी उसकी आवाज सुनकर उसे बचाने के लिए आती है और दरवाजे को ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन यांग के मैजिक के होने की वजह से कोई भी दरवाजे को ओपन नहीं कर पा रहा था और बड़े से सांप को देखकर सॉन्ग अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है। ये देखकर यांग दरवाजे को तोड़ने के लिए कुछ लाने वाली होती है, लेकिन यांग उसे रोकता है और अपने पैर से दरवाजे पे जोर से मारता है और दरवाजा आसानी से ओपन हो जाता है। यांग सॉन्ग को संभालती है और सॉन्ग उसे बताता है कि उसके कमरे में उसने एक बहुत ही बड़ा सांप देखा है। ये देखकर वो कमरे की तलाशी लेने के लिए अंदर जाती है, लेकिन उसे कमरे के अंदर कोई भी सांप दिखाई नहीं देता है, इसीलिए वो वापस आ जाती है और सॉन्ग को बताती है कि उसके कमरे में तो कोई भी सांप नहीं है। लेकिन तभी यांग भी कमरे के अंदर जाता है और कमरे के अंदर से एक नकली सांप अपने मैजिक से बनाकर लेकर आता है और कहता है कि शायद तुम इस नकली सांप को देखकर डर गए होगे। सॉन्ग यांग को समझाता है कि उसने उसके रूम में सच में एक बहुत ही बड़ा सांप देखा था, लेकिन यांग उसकी बातों पे भरोसा नहीं कर पा रही होती है, इसलिए वो उसे घर जाने के लिए और आराम करने के लिए कह देती है और कहती है कि अच्छे से आराम करना, क्योंकि हमारी एनिवर्सरी भी तो आने वाली है ना। ये बात सुनकर यांग को एक बार फिर से जेलसी होने लगती है, इसलिए यांग जब रात को सो रही होती है तब वो एक बार फिर से उसके कमरे में आता है और उसके ऊपर मैजिक कर देता है और फिर से उसके सपने में चला जाता है, जहाँ पे यांग सो रही होती है और वो उसके कपड़े निकालने लगता है। अचानक से सपने में ही यांग की आंखें खुलती है और वो अपने सामने किसी अनजान पर्सन को देखकर उसे पूछती है कि तुम कौन हो। वो अपने बारे में उसे नहीं बताता है, लेकिन वो उसे कहता है कि वो सिर्फ उसकी है। ऐसा कहते हुए वो उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन यांग उसे रुकती है और कहती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है, जिसपे यांग गुस्सा हो जाता है और वो यांग को पैशनेटली किस करने लगता है और उसे कहता है कि वो सिर्फ उसकी है, उसके लाइफ में उसके अलावा कोई और नहीं आ सकता है। और फिर वो धीरे धीरे उसके बहुत ही ज्यादा क्लोज जाने लगता है। यांग को तभी एहसास होता है कि उसके हाथों पे कुछ है और जैसे वो पलट के देखती है वहाँ पे उसे एक सांप दिखाई देता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और चीखती है और अपने सपने से बाहर आ जाती है। सपने की वजह से वो काफी ज्यादा डर गई होती है, इसलिए वो अपने आप को शांत करने के लिए पानी पीती है और अपने आप को समझाती है कि वो बस एक सपना था। लेकिन जैसे वो पानी पीने के बाद ग्लास को वापस से टेबल पर रखने जाती है, उसे अपने हाथ पे एक सांप का टैटू दिखाई देता है, जिसे देखकर वो पूरी तरीके से डर जाती है और जोर से चीखती है। उसकी चीख सुनकर यांग भी उसके कमरे में आ जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। तब यांग उसे बताती है कि बस उसने एक बुरा सपना देखा था। लेकिन जब वो यांग को देख रही होती है तब उसे एहसास हो रहा होता है कि सपने में जो पर्सन था वो इसके जैसा दिख रहा था, लेकिन दूसरे ही पल वो सोचती है कि बस वो एक सपना था, उसे इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए। यांग उसे कहता है कि अगर वो अच्छा महसूस नहीं कर रही है तो वो यहीं पे रुक जाए, लेकिन यांग उसे मना करती है और कमरे से जा रही होती है, लेकिन तभी वो गिरने वाली होती है। तब यांग उसे बचा लेता है। ये दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज होते हैं और तभी यांग को यांग की गंध आने लगती है। वो उसके क्लोज आती है और महकने की कोशिश करती है, क्योंकि इसकी गंध इसके सपने वाले लड़के की तरह ही थी। तभी यांग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि
कि क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें अच्छी तरीके से सेटिस्फाई नहीं करता है, क्या क्या तुम्हें मेरी जरूरत है। ये सुनकर वह कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें मैं बता दूं कि मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है और तुम मेरे स्टेप ब्रदर हो और इसलिए मुझे कुछ काम है तो मुझे यहाँ से जाना होगा। ऐसे कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन जान तो उसे इतनी आसानी से भूलने वाला नहीं था। अगले सीन में हम यांग को देखते हैं जो कि अपने काम पे होती है। तभी उसकी दोस्त शिनटैन उसके पास आती है और उसे पूछती है कि तुम इतनी ज्यादा अपसेट क्यों हो। तब वो अपने बारे में और अपने सपने के बारे में सभी बातें एक एक करके बताने लगती है। वो बताती है कि वो हर रात सपने में किसी पर्सन को देखती है जो कि फोर्सफुली उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। यही नहीं, वो इंसान मुझे मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहने के लिए भी कहता है। वो कहता है कि मैं सिर्फ उसकी हूँ और मुझे किसी और मर्द के साथ नहीं होना चाहिए। ये बातें सुनकर टैन को अपनी दोस्त पे भरोसा नहीं होता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद ये काफी समय से वर्जन है, इसने कभी भी किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाया, शायद इसीलिए उसे ऐसे ख्वाब आ रहे हैं। लेकिन येन उसे बताती है कि उसके जो भी सपने होते हैं वो बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक होते हैं और साथ ही वो अपने हाथ पे बने हुए स्नेक वाले टैटू को भी उसे दिखाती है और कहती है कि ये देखो, ये उसका सबूत है, जो कुछ भी मैं तुमसे कह रही हूँ ये सारी बातें सच है। एंड जैसे ही अपने दोस्त के इस टैटू को देखती है वो उस टैटू को पहचान लेती है। वो उसे कहती है कि ये तो मियाओ वंश के जादुई निशान है जो कि उसी वंश के लोगों के पास होती है। देखो येन, तुम अपनी फ्रेंड की बात मानो और इन सारी बातों को भूल जाओ और आने वाले तुम अपने एनिवर्सरी पे अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुलकर जियो और उसके साथ टाइम स्पेंड करो ताकि तुम्हें ये अजीब से सपने ना आए। ये सुनकर येन भी अपनी दोस्त की बात मान लेती है और अगले दिन एनिवर्सरी पार्टी एंजॉय करने के लिए रेडी हो रही होती है। वो दो ड्रेस में से चूज नहीं कर पा रही होती है कि वो कौन सा ड्रेस पहने और तभी यहाँ पे जैंग आता है जो कि उसे व्हाइट ड्रेस पहनने के लिए कहता है। येंग उसे देखकर पूछती है कि तुम इसमें यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हारी क्लास नहीं है। तब वो बताता है कि आज उसकी क्लास पहले ही खत्म हो गई। येन उसके बताए हुए ड्रेस को जाती है और उसे पहनकर वापस आती है। जैंग उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही होती है। इसके बाद जैंग उसे पूछता है कि वो आज इतनी ज्यादा रेडी क्यों हो रही है। येंग उसे बताती है कि आज उसकी 3rd एनिवर्सरी है और आज वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करने वाली है और आज रात वो घर नहीं आएगी। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन जैंग उसे जाते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। वो कहता है कि वो सिर्फ उसकी है और वो उसे किसी और को छूने तक भी नहीं देगा। लेकिन दूसरी तरफ यांग अपने बॉयफ्रेंड के साथ तो अच्छा टाइम स्पेंड कर रही होती है। वो काफी ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है जिसे देखकर सॉन्ग उसके लिए परेशान होता है और पूछता है कि तुम इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों कर रही हो। यांग उसे पूछती है कि बताओ हम कितने सालों से एक दूसरे के साथ है। तब वो कहता है कि लगभग 6 साल तो हो ही गए हैं, लेकिन तुम मुझसे ये क्यों पूछ रही हो। यांग कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी हो जाऊँ, मैं आज रात तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ये सुनकर तो वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, उसके पास आता है और कहता है कि फाइनली तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। ऐसा कहते हुए वो उसे गले से लगा लेता है। किसी को नहीं पता होता है कि यहाँ पे एक जादुई चीज होती है जिसे जैंग ने भेजा होता है। वो जाकर उसे सारी बातें बता देती है जिससे जैंग एक बार फिर से गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो इंसान मरना ही चाहता है तो ठीक है, मैं उसे खत्म ही कर दूंगा। दूसरी तरफ हम इन दोनों को देखते हैं जो कि कमरे में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आने के बाद दोनों ही शर्मा रहे होते हैं। ये देखकर सॉन्ग पहले जाकर शावर लेने का फैसला करता है, लेकिन जाने से पहले वो येंग को किस करने वाला होता है। वो भी आगे बढ़ रही होती है लेकिन वो थोड़े से शर्मा रहा होता है, इसलिए वो उसके फोरहेड पे किस करते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद येंग जैंग के मैजिक की वजह से अचानक से सो जाती है और जैसे वो सोती है उसके सपने में जैंग एक बार फिर से आ जाता है। वो उसकी सैंडल उतारता है और उसके बाद धीरे धीरे उसके क्लोज जाने लगता है और फिर वो उसके नेक पे किस करने लगता है जिससे येंग जग जाती है और उसे अपने आप से धक्का देते हुए उसे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जैंग उसे कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लो, लेकिन तुम तो इसके साथ होटल में आ गई हो। ऐसा कहते हुए वो उसे अपने पास खींचता है और उसके बाद वो उसके क्लोज जाके उसे कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो, इस बात को याद रखना। येंग कहती है कि तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो क्योंकि तुम एक सपना हो और जब मैं अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर लूंगी और इसकी वाइफ बन जाऊंगी उसके बाद ये बेकार से सपना मुझे कभी भी नहीं आएगा। ये सुनकर जैंग कहता है कि अच्छा, तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने की बात कर रही हो। ऐसा कहते हुए वो उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। येंग उसे अपने आप को छुड़ाने की और से दूर करने की कोशिश करती है और वो उसे धक्का दे देती है और तभी येंग जैंग के गर्दन पे बने हुए उस बटरफ्लाई सिंबल को देख लेती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। जैंग उसे कहता है कि अगर मेरी बात याद रहे तो यहीं पे रुक जाना। ऐसा कहते हुए मैसी करता है और वहाँ से गायब हो जाता है। गायब होते ही जैंग भी अपने सपने से बाहर आ जाती है और एक बार फिर से वो मान लेती है कि ये सारी चीज जो कुछ भी हुई थी वो एक सपना है। तभी सॉन्ग भी शावर लेकर बाहर आ जाता है और येंग को घबराते हुए देखकर उससे पूछता है कि क्या हुआ। तब येंग उसे कहती है कि कुछ नहीं। इसके बाद वो उसे नेक पे किस करने लगता है और तभी दरवाजा ओपन होता है। कमरे में अचानक से अर्थक्वेक जैसा फील होता है, सभी चीजें इधर उधर गिरने लगती हैं और दरवाजा भी पूरा ओपन हो जाता है। दोनों दरवाजे की तरफ देखते हैं और सामने से जैंग जो कि अपने असली रूप में होता है और साथ ही उसका पालतू कोबरा भी होता है, दोनों ही कमरे के अंदर आने लगते हैं। गर्दन पे बना हुआ रेड कलर का बटरफ्लाई वाला टैटू और जैंग को यहाँ पे देखकर येंग समझ जाती है कि ये उसका स्टेप ब्रदर जैंग ही है। सॉन्ग भी उस पाइथन को पहचान लेता है और बताता है कि लास्ट टाइम उसने ही इस पाइथन को उसके कमरे में देखा था। फिर जैंग सॉन्ग को डराने के लिए अपने पालतू पाइथन को आगे करता है जिसे देखकर सॉन्ग सदमे से बेहोश हो जाता है और येंग भी उस पाइथन को इतने करीब से देखकर बेहोश हो जाती है। ये देखकर जैंग उसे बचाने के लिए उसके पास आता है और अपने पालतू पाइथन को उससे दूर रहने के लिए कहता है। फिर उसे बाहों में उठाता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पे येन बेहोश पड़ी होती है और उसे बार बार उसकी रात का सपना आ रहा था। पास ही में जैंग भी बैठा होता है जो कि उसकी देखभाल कर रहा होता है। तभी जैंग का एक पर्सन उसके पास आता है और उसे किसी एक्सीडेंट के बारे में बताता है, इसलिए जैंग को यहाँ से जाना पड़ जाता है। कुछ ही देर में येंग जब अपनी आंखें खोलती है तब सामने
उसकी फ्रेंड टैन बैठी होती है, जो कि उसे होश में देखकर काफी रिलीफ लेती है और उसे कहती है कि तुम्हें पता है कि तुमने मुझे डरा ही दिया था, तुम लगभग 3 दिन के बाद होश में आई हो। ये सुनकर वो कहती है कि क्या, मुझे तो कुछ याद भी नहीं है, मैं तो बस अपने सपने वाले इंसान को देख रही थी और अब मुझे आगे क्या हुआ मुझे तो कुछ याद भी नहीं है और पता नहीं मेरी बॉडी इतनी ज्यादा पेन क्यों कर रही है। ये सुनकर उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि यान क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। तब वो कहती है कि मैं तुमसे क्या छुपाऊंगी। तब वो उसे कहती है कि क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ तुम्हारा फिजिकल रिलेशनशिप था। वो कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तब उसकी फ्रेंड से कहती है कि तो फिर तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो। इसके बाद वो उसे प्रेग्नेंट की रिपोर्ट भी दिखाती है। यान सोचती है कि आज तक उसका किसी के साथ भी फिजिकल रिलेशनशिप नहीं रहा है, तो आखिर वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। तभी उसे अपने सपने वाले इंसान के बारे में याद आता है कि वो सबसे ज्यादा क्लोज उसके साथ ही रही थी और जब वो उसके साथ था तब उसने कहा था कि वही उसके बच्चे को पैदा करेगी। ये सब कुछ सोचते हुए वो कहती है कि क्या मेरा सपना सच था और वो सारी चीजें मेरे साथ सच में हो रही थी। ये सुनकर उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि आखिर ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है। ये दोनों इस बात को लेकर सोच ही रही होती हैं। तब यहाँ पे सॉन्ग भी आ जाता है यन से मिलने के लिए। दोनों ही एक दूसरे को सही सलामत देखकर संतुष्ट होते हैं, लेकिन जो सॉन्ग की मॉम होती है वो यंग को पसंद नहीं करती है और इसलिए वो अपने बेटी के हॉस्पिटल में आने की सारी जिम्मेदारी यंग के ऊपर डाल देती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से देखो मेरा बेटा कहाँ पे आ गया है। सॉन्ग अपनी मॉम को समझाता है, लेकिन आंट जो होती है वो यंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो उसे बातें कंटिन्यूअसली सुनाई जा रही होती है। ये सुनकर यंग उसे कहती है कि देखिए आंटी, मैं आपकी बेटी की गर्लफ्रेंड हूँ, ना कि उसकी दुश्मन जो कि उसे हॉस्पिटल में पहुंचा दूं। ये बातें सुनकर आंटी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो यन पे हाथ उठाती है, लेकिन यन उनकी हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि माना मैं छोटे फैमिली से आती हूँ, लेकिन मैं भी रिस्पेक्ट डिजर्व करती हूँ। और तभी सॉन्ग की नजर उस पेपर पे पहुंच जाती है। जैसे वो उसे देखता है उसे पता चल जाता है कि यन तो प्रेग्नेंट है, इसलिए वो उसे पूछता है कि तुम तो वर्सन हो ना, तो ये सारी चीजें कैसे हो सकती है। दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जो अपने लोगों के साथ होता है और किसी को पनिश कर रहा होता है। तभी यहाँ पे एक पर्सन आता है जो कि उसे बताता है कि यन होश में आ चुकी है, इसलिए जियांग अपनी सभी कामों को छोड़कर उससे मिलने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम सॉन्ग को देखते हैं जो कि यन से पूछता है कि बताओ पिछले 3 सालों से हम एक दूसरे के साथ हैं, आज तक मैंने तुम्हें छुआ भी नहीं है, तो आखिर तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो। एक्सप्लेन करना चाहती थी, लेकिन वो कुछ भी उसे एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही होती है और आंटी को भी एक मौका मिल जाता है यंग को परेशान करने के लिए और अपने बेटी की जिंदगी से बाहर निकालने के लिए, इसलिए वो उसके साथ बड़े ही बदतमीजी से पेश आती हैं और कहती हैं कि तुम छोटे घर से आती हो तो तुम्हारे लिए पैसे हासिल करने के लिए ये अच्छा रास्ता है। सॉन्ग भी उससे पूछ रहा होता है कि बताओ इस बच्चे का बाप कौन है। यंग उसे बता नहीं पा रही होती है कि बच्चा किसका है और सॉन्ग की माँ तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और यंग के ऊपर हाथ उठा देती है। टैंग उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन आंटी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। वो यंग को खींचने लगती है और कहती है कि आज मैं तुम्हें सही तरीका सिखाऊंगी कि किसी के साथ धोखा करने पे उन्हें कैसी सजा दी जाती है। ऐसा कहते हुए वो उसे बेड पे खींचते हुए नीचे ला देती है और अपने बॉडीगार्ड से कह के टैन और यन दोनों को पकड़ने के लिए कहती है। यन अपने बॉयफ्रेंड से उसे कहती है कि देखो तुम्हारी माँ क्या कर रही है, लेकिन सॉन्ग भी कुछ भी नहीं कहता है और इसके बाद आंटी उसे मारने वाली होती है, लेकिन तभी यहाँ पे जियांग आ जाता है और उन्हें रोकता है। फिर वो आंटी के बॉडीगार्ड को पीटता है और उसके बाद यन को उठाता है। इन दोनों को साथ में देकर आंटी उसे पूछती बताओ ये लड़का कौन है, लेकिन जियांग उनकी उंगली को देखकर गुस्सा आ जाता है और उनके हाथ को मोड़ने लगता है। ये देखकर आंटी समझ जाती है कि इन दोनों का साथ में कुछ चल रहा है। वो कहती है कि अच्छा यही वो इंसान है जिसके बच्चे को तुम अपने पेट में पाल रही हो। प्रेगनेंसी की बात सुनकर तो जियांग खुश हो जाता है। इसके बाद आंटी अपने बॉडीगार्ड से इसे मारने के लिए कहती है, लेकिन जैसे वो आगे बढ़ता है और जियांग उसे देखता है वो डर के पीछे हट जाता है। इसके बाद यंग आंटी और सॉन्ग को समझाती है कि शायद ये कोई गलत रिपोर्ट होगी, क्योंकि हमेशा ही उसके पेट में गैस की प्रॉब्लम होती रहती है, इसलिए काफी सारे प्रॉब्लम भी उसे फेस करने पड़ते हैं, इसलिए वो चाहती है कि वो दोबारा टेस्ट कराए। आंटी तो इसके खिलाफ होती है, लेकिन सॉन्ग उससे सपोर्ट करता है और कहता है कि ठीक है एक बार फिर से रिपोर्ट जांच हो जाए। कुछ समय के बाद जांच की रिपोर्ट एक बार फिर से आती है और डॉक्टर इस बार आकर उसे बताते हैं कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। पहली रिपोर्ट गलत थी और इसके बाद वो दूसरी रिपोर्ट उसे देते हुए कहते हैं कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। ये सुनकर सॉन्ग उसके क्लोज आने की कोशिश करता है, लेकिन यंग उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। वो उसे दूर करती है और कहती है कि जब तुम्हारी माँ मेरे साथ सारी चीजें कर रही थी तब तुम्हें याद नहीं था कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, जो कि सही रिपोर्ट आते ही तुम मेरे पीछे पीछे आ गए। ये सुनकर वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, लेकिन वो उसकी बातें नहीं सुनती है। अब जियांग की वजह से इन दोनों के बीच में गलतफहमियां तो स्टार्ट हो गई होती हैं, जिससे जियांग तो काफी ज्यादा खुश होता है और वो अपने ब्लैक पाइथन के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है। तभी उसका एक आदमी उसके पास आता है और बताता है कि जिस पर्सन को आपने बुलाया था वो आ गया है। कुछ ही समय के बाद यहाँ पे आंटी को बंदी बनाकर लेकर आया जाता है। जैसे ही आंटी अपने सामने जियांग को देखती है वो उसे कहती है कि तुम जानते नहीं हो कि मेरी पावर्स क्या है, मैं बहुत ही ज्यादा रिच हूँ, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। ये सुनकर जियांग अपने गार्ड से उसे पीटने के लिए कहता है और उसके बाद वो उन हाथों को कुचलने लगता है जिन हाथों से उन्होंने यंग के ऊपर हाथ उठाया था, इसलिए वो उसे कुचलने लगता है और कहता है कि इसी हाथों से तुमने उसे मारा था ना, मैं इस हाथ को ही तोड़ दूंगा। इसके बाद वो उसके हस्बैंड के पास कॉल करता है और दोनों को बात कराने के लिए देता है। हस्बैंड काफी ज्यादा गुस्से में होता है और अपनी वाइफ से कहता है कि जिससे तुमने पंगा लिया है जल्दी से इस सारी चीजों को सेटल कर लो, नहीं तो हमारी पूरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। अब इसे आंट को पता चल जाता है कि सामने वाला पर्सन कितना ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए वो उसके सामने झुककर उससे माफी मांगने लगती है और अपने आप को ही थप्पड़ मारने लगती है और कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए। ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, बदले में तुम्हें मेरे लिए 2 चीजें करनी होगी। पहले तुम्हें यंग से दूर रहना होगा और उसकी लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम बन के सामने नहीं आना होगा। ये सुनकर वो कहती है कि ठीक है। फिर जियांग उसे कहता है कि दूसरी बात यह है कि तुम अपने बेटे को किसी और के साथ ब्लाइंड डेट पे भेजो, उसे यंग की जिंदगी से निकाल फेंको। सुनकर आंटी दोनों बातों के लिए मान जाती है और यहाँ से जाने वाली होती है। तभी जियांग उन्हें रोकता है और कहता है कि आज के इवेंट के बारे में किसी और को नहीं बताना, नहीं तो तीसरे पार्टी से मुझे बहुत ही ज्यादा नफरत होती है। सबके चले जाने
करने के बाद जो जियांग का खास पर्सन होता है वो उसे कहता है कि बॉस आप इतना सारा परेशानी क्यों पैदा कर रहे हो, मैम की जिंदगी से एक पर्सन को बाहर निकालने के लिए आप मुझे बस अलाउ करो, मैं इस पर्सन को ही खत्म कर देता हूँ। लेकिन जियांग अपने आदमियों से ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है। दूसरी तरफ हम आंटी को देखते हैं, जैसे वो सॉन्ग को देखती हैं जो कि येन से मिलने के लिए जा रहा है, वो उसे रोकती हैं और कहती हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट फिक्स की है, इसलिए तुम उस लड़की से जाकर मिलो और येन के बारे में सोचना भूल जाओ। सॉन्ग कहता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि वो उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। तब सॉन्ग की मॉम उसे कहती है कि हाँ मैं ये बात जानती हूँ कि तुम उसे पसंद करती हो, लेकिन आज अगर तुम उस लड़की से ब्लाइंड डेट पे मिलने के लिए नहीं गए तो हमारी फैमिली खत्म हो जाएगी। पावरफुल पर्सन ने मुझे धमकी दी है कि अगर तुम उस लड़की से ब्लाइंड डेट पे मिलने के लिए नहीं जाते हो तो वो हमारी फैमिली को खत्म कर देगा। ये सुनकर सॉन्ग अपनी मॉम से पूछता है कि उस पर्सन का नाम बताओ, लेकिन आंटी उसे कुछ नहीं बताती है क्योंकि उन्हें जियांग से डर होता है। और फिर सॉन्ग भी अपनी मॉम की वजह से उस लड़की से ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ हम येन को देखते हैं जो कि काम की वजह से जा रही होती है, तभी उसका सामना सॉन्ग से हो जाता है। सॉन्ग उसे देखकर बात करने के लिए उसके पास आता है, लेकिन येन उसे इग्नोर करते जागने लगती है, लेकिन वो उसे रोकता है और कहता है कि पिछले 7 दिनों से मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ लेकिन तुम मेरी बात ही नहीं सुन रही हो। हालांकि मेरी माँ ने उस दिन बहुत ही ज्यादा तुम्हारे साथ गलत किया था और उनसे भी ज्यादा गलत मैं था जो कि मैंने उसे रोका नहीं, लेकिन अब मेरी माँ को अपने किए गए का पछतावा है, इसलिए उन्होंने जानबूझकर अपने हाथ को भी तोड़ लिया है, इसलिए तुम भी मुझे माफ करो। तुम्हें पता है ना कि मैंने अपने पूरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पसंद किया और तुम्हारे साथ ही मैं शादी करना चाहता हूँ। इसकी बातें सुनकर येन भी पिघल जाती है और उसे मान जाती है और उसे गले से लगा लेती है। जियांग जो कि दूर से ये सारी चीजें देख रहा होता है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है इन दोनों को साथ में देखकर, इसलिए वो आंटी के पास कॉल करता है और उन्हें फिर से धमकाता है कि अपने बेटे को येन से दूर करो वरना मैं उसे खत्म कर दूंगा। ये सुनकर वो तुरंत अपने बेटे के पास कॉल करती हैं और ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए फोर्स करने लगती हैं और कहती हैं कि अगर तुम नहीं गए तो हमारा परिवार अभी खत्म हो जाएगा। इसलिए प्रेशर में आकर उसे तुरंत ब्लाइंड डेट के लिए जाना पड़ जाता है और वो येंग से कहता है कि कंपनी के काम की वजह से वो जा रहा है, बाद में वो आकर उसे बात करेगा। अगले सीन में हम येन को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड टैन के साथ टहल रही होती है। बातों ही बातों में टैन को पता चलता है कि उसकी फ्रेंड ने सॉन्ग और उसकी माँ दोनों को माफ कर दिया है और वो वापस से उसके साथ रिलेशनशिप में आ गई है। ये सुनकर टैन अपनी दोस्त से पूछती है कि आखिर वो उन दोनों को इतनी आसानी से माफ कैसे कर सकती है जबकि उन दोनों ने इसके साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया था। येन कहती है कि वो जानती है कि सॉन्ग हमेशा से ही सिर्फ उसे ही प्यार करता है और कोई भी अगर सॉन्ग की जगह पे होता है तो एक बार जरूर शक करता। और आंटी की मैं क्या ही बात करूँ, उन्होंने तो अपनी हाथ ही तोड़ ली है, इसलिए मैं उन्हें माफ कर देना चाहती हूँ। येन कहती है कि ठीक है, अगर तुम उन दोनों को माफ करके उनके साथ रहकर खुश हो तो मैं भी तुम्हारे लिए खुश हूँ। इसके बाद दोनों दोस्त मियान वंश के जादुई निशान के बारे में बात करने लगते हैं। येन बताती है कि वो जब अपने ग्रैंडपा की लाइब्रेरी को साफ कर रही थी वहीं पे उसे एक बुक मिली थी जिसमें मियान वंश के जादुई निशान के बारे में कई सारी बातें लिखी गई थी। येन आगे अपने फ्रेंड को बताती है कि उसमें लिखा गया था कि मियान वंश के पास ऐसे पावर्स होती हैं जिससे वो आसानी से दूसरे लोगों के माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। यही नहीं वो अपने गू पावर से किसी भी इंसान के सपने में आसानी से आ जा सकते हैं या फिर जो चाहे वो भी करवा सकते हैं। आगे येन अपने हाथ पे बने हुए सांप वाले निशान के बारे में भी अपने दोस्त को बताती है। वो बताती है कि इसके बारे में भी उसमें लिखा गया था कि ये स्नेक का टैटू स्वामित्व का निशान है। इसका मतलब ये है कि जो इंसान आपके सपने में आपके साथ रिलेशन बनाता है आगे चलकर आपकी शादी उसके साथ ही होगी। ऐसी बातें ये दोनों आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी टैन को जियांग पास से गुजरते हुए दिखाई देता है। उसके साथ काफी सारे बॉडीगार्ड होते हैं जो कि टैन को अजीब लगता है, इसलिए वो अपने फ्रेंड से थोड़ा झूठ बोलती है और यहाँ से उसका पीछा करने लगती है। जब वो जियांग का पीछा करती है तब वो देखती है कि जियांग एक ज्वेलरी शॉप पे जाता है, जहाँ पे जाने के बाद वो बहुत सारी एक्सपेंसिव ज्वेलरी बाय करता है। ऐसा करते हुए वो उसे देखकर अंदर चली जाती है और उसे पूछती है कि आखिर तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए, तुम तो एक स्टूडेंट हो ना, तो तुम्हारे लिए इतनी सारी महंगी चीजें एक साथ खरीदना तो लगभग नामुमकिन है, इसलिए अपने बारे में जो कुछ भी हुआ सच सच मुझे बताओ। वो उसे अपनी सच्चाई छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन टैन जो कि उसके हाथ में पहने हुए कंगन पे नोटिस करती है और कहती है कि मुझे इस कंगन के बारे में पता है, इसलिए मुझे झूठ मत बोलो। मुझे पता है कि जिस कंगन को तुमने अपने हाथों में पहना है जो कि अनोखे सांप के जैसे दिखाई देता है वो कोई आम कंगन नहीं है। ये कंगन मियाओ कबीले के युवा स्वामी के पास होता है जिसे तुमने पहना है। मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा का पूरा शक है कि तुम यंग के सौतेले भाई नहीं बल्कि मियाओ कबीले के युवा स्वामी हो। ये सुनकर चैन उसे अपनी सच्चाई छुपाता नहीं है बल्कि वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है कि जो कुछ भी वो उसके बारे में बता रही है वो सारी बातें सच है। अपने पावर का यूज करता है और टैन को डराने की कोशिश करता है। वो कहता है कि वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यंग को हासिल करने के लिए आया है क्योंकि वो उसे अपनी वाइफ बनाना चाहता है और अगर इसमें कोई भी दखल अंदाजी करता है तो वो उसे खत्म करेगा। इसलिए इसके लिए सिर्फ 2 ही रास्ता है कि या तो वो जियांग की मदद करे नहीं तो अपनी जान से हाथ धो बैठे। अब इसकी शक्तियाँ देखकर टैन डर जाती है और कहती है कि ठीक है वो उसकी मदद करेगी। फिर जियांग उसे एक जगह का पता देता है और कहता है कि यंग को उस जगह पे उसे लेकर आना है, तब वो मान जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उसके फ्रेंड उसे उस जगह पे लेकर चली भी जाती है जहाँ पे ये दोनों पार्टी कर रही होती हैं और ड्रिंक कर रही होती हैं, लेकिन सामने काफी सारे बॉडीगार्ड होते हैं जो कि लगातार इन्हें देखे ही जा रहे होते हैं। ये देखकर येन अपनी दोस्त से पूछती है कि आखिर इतने सारे बॉडीगार्ड हमारे सामने क्यों खड़े हैं। अब टैन को तो पता होता है कि ये जियांग के बॉडीगार्ड है जो कि उसके ऊपर नजर रख रहे हैं, लेकिन वो उसे झूठ बोलती है और कहती है कि यहाँ पे ऐसे ही होता है। तब वो अपनी फ्रेंड की बात पे भरोसा कर लेती है। दूसरी तरफ हम सॉन्ग को देखते हैं जो कि उसी होटल में अपनी ब्लाइंड डेट के लिए आया होता है। कुछ देर के बाद उसकी ब्लाइंड डेट भी उसके पास आ जाती है और जैसे वो उसे देखती है वो गिरने का नाटक करती है और सॉन्ग उसे बचा लेता है, लेकिन तभी ऊपर से टैंग अपने दोस्त को ये सारी चीजें दिखा देती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी हंसकर बातें कर रहे
होते हैं और सॉन्ग उस लड़की के साथ काफी कंफर्टेबल भी होता है। दोनों एक दूसरे को ड्रिंक दे रहे होते हैं और यान ये सारी चीजें ऊपर से देख रही होती है, इसलिए वो सॉन्ग के पास कॉल करती है और उसे पूछती है कि वो कहाँ पे है। तब वो उसे झूठ बोलता है और कहता है कि कंपनी के काम की वजह से वो किसी से मिलने के लिए गया है। ये सुनकर यंग भी कह देती है कि मैं भी ऊपर से तुम्हारी मीटिंग देख रही हूँ। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से जाने लगती है। तब सॉन्ग उसे रुकता है और उसे बताता है कि और उसे कहता है कि वो तो कंपनी के काम की वजह से मिल रहा था, लेकिन यंग उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती है। तभी ब्लाइंड डेट वाली लड़की आती है और सॉन्ग को डॉक्यूमेंट देते हुए से कहती है कि हम बाद में इससे बात करेंगे कि आगे हमें क्या करना चाहिए। ऐसे कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है और सॉन्ग अपनी गर्लफ्रेंड को समझाता है कि देखो तुम ऐसे मेरे ऊपर शक कर रही थी, वो तो काम की वजह से मुझसे मिलने आई थी। तब यान भी उसकी बातें मान लेती है और उसे एक बार फिर से मौका दे देती है। दोनों साथ में घर जा रहे होते हैं जब वो उसे ड्रॉप करता है और जाने से पहले उसके गालों पे किस करता है। इसके बाद यान वापस आ जाती है। उसके आते ही वो ब्लाइंडेड वाली लड़की सॉन्ग के पास कॉल करती है। सॉन्ग उसे आज के लिए थैंक्स बोलता है। तब वो लड़की उसे कहती है कि तुम्हारे लिए एक तोहफा है, मैंने तुम्हारी मदद की तो मुझे बदले में कुछ चाहिए, उस एनवलप को ओपन करके देखो। सॉन्ग उसे ओपन करता है तब उसमें एक कार्ड होता है। वो उसे बताती है कि उसे किस दिन किस कमरे में आना है। आगे हम यांग को देखते हैं। जब घर वो वापस आती है तब वो जैंग से मिलती है। जैंग उसे पूछता है कि वो ठीक तो है। तब वो कहती है कि मुझे क्या हुआ, मैं तो पूरी तरीके से ठीक हूँ। वो कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ था। ये सुनकर वो उसके बारे में एक्सप्लेन करने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जैंग उसे भड़काने की कोशिश करता है और वो कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि वो तुम्हारे प्यार के लायक है, क्योंकि मुझे उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा शक होता है। ऐसा लगता है कि उन दोनों के बीच में रिलेशन है और वो आज फिर से मिलने वाले हैं। लेकिन यंग उसकी बातों पे भरोसा नहीं करती है और चुपचाप कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ हम सॉन्ग को देखते हैं जो कि उसी लड़की से मिलने के लिए उस होटल में चला जाता है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद उसे ऐसा लगता है कि वो कुछ गलत कर रहा है, इसलिए वो जैसे जाने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे वो लड़की आ जाती है जो कि वो उसे यहाँ से जाने नहीं देती है। वो उसे मौका देने लगती है और उकसाने लगती है अपने पास आने की, इसलिए सॉन्ग भी धीरे धीरे उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और उसे किस करने लगता है। इसके बाद ये दोनों कमरे में जाकर एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। दूसरी तरफ हम यांग को सोते हुए देखते हैं। जैसे वो सोती है उसके सपने में यांग एक बार फिर से आता है। यांग उसे देखकर कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। यांग उसे कहता है कि आज मैं तुम्हारे साथ कुछ करने नहीं बल्कि तुम्हें कुछ सच्चाई बताने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में तुम्हें बताना चाहता हूँ कि वो इस समय कहाँ पे है। वो इस समय एक दूसरी औरत के साथ एक होटल के कमरे में है और ऐसा कहते हुए वो होटल के साथ कमरे की नंबर भी उससे बता देता है। वैसे तो यांग को इसकी बातों पे भरोसा नहीं होता है, लेकिन जैसे वो अपने सपने से बाहर आती है वो थोड़ी परेशान होकर कमरे से बाहर आ जाती है। ये देखकर यांग उसे पूछता है कि इस समय वो क्यों जग रही है। कहती है कि उसे नींद नहीं आ रहा है और फिर वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है। तब वो भी उसके साथ उस होटल में जाने लगता है। यांग उस कमरे के पास जाकर उसे नॉक करती है। तब उसके अंदर से सॉन्ग निकलता है और साथ में वही लड़की भी निकलती है, जो कि इसकी हालत देखकर यांग समझ जाती है कि इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है। वो गुस्से में सॉन्ग के ऊपर हाथ उठा देती है और ब्रेकअप कर लेती है। वो कहती है कि मैं सोच लूंगी कि मैंने पिछले 3 सालों से किसी डॉग को पाला था, ना कि मैंने तुमसे प्यार किया था। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद यांग सॉन्ग से कहता है कि अब यांग का पीछा वो छोड़ दे, क्योंकि अब वो उसकी है। ये सुनकर वो गुस्सा करता है, लेकिन यांग उसे कहता है कि याद रखना तुम्हारे साथ जो कुछ भी गलत हो रहा है, चाहे वो तुम्हारे बारे में हो या फिर वो तुम्हारे परिवार के बारे में, वो सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। और तुम्हें वो पाइथन याद है, उसे भी मैंने ही भेजा था, इसलिए याद रखना अगली बार मुझसे उलझने से। ये सुनकर सॉन्ग गुस्सा हो जाता है और उसके कॉलर को पकड़ लेता है। यांग जैसे कुछ करने वाला होता है तभी वो यांग को देख लेता है और उसे देखते ही वो ड्रामा करने लगता है कि सॉन्ग उसे मारने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर यांग तुरंत वहाँ पे आती है और सॉन्ग को और भी बातें सुनाने लगती है। तब सॉन्ग उसे अपनी फैमिली की सच्चाई के बारे में बताने लगता है कि उसकी फैमिली डूब रही है और इसीलिए उसे इस लड़की से शादी करना है ताकि उसकी कंपनी बच सके। लेकिन वो उसे वादा करता है कि शादी के बाद जब सब कुछ सही हो जाएगा तब वो इस लड़की से डाइवोर्स ले लेगा और वापस से वो उसके पास आ जाएगा। ऐसी बातें सॉन्ग के मुंह से सुनकर तो अब उसे सॉन्ग से घिन आने लगती है। वो उसे कहती है कि अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें पहले ही छोड़ दिया, मैं तुम जैसे इंसान के साथ कभी भी नहीं रहना चाहूंगी और याद रखना अपना चेहरा अब तुम मुझे कभी भी मत दिखाना। ऐसा कहते हुए वो यांग का हाथ पकड़ती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन घर आने के बाद ब्रेकअप हो जाने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। तब यांग उसके पास आता है, उसे संभालता है और उसे बताता है कि उसे इतना ज्यादा नहीं रोना चाहिए उसके लिए जिसने उसे धोखा दिया है। अब ब्रेकअप की वजह से वो तो फूट फूट कर रो रही होती है और यांग इसी मौके का फायदा उठाते हुए उसके क्लोज आने लगता है और उसे संभाल रहा होता है। वो उसे कहता है कि वो उसके बारे में सोचना बंद कर दे और आराम से सो जाए, वो उसका ध्यान रखेगा। यांग को भी ये सारी चीजें इस समय अच्छी लगने लगी थी और वो रोते रोते सो जाती है और यांग उसे देख रहा होता है। दूसरी तरफ हम सॉन्ग को देखते हैं जो कि उस लड़के से परेशान होकर उसके बारे में जानने की कोशिश करने लगता है और बहुत सारे बुक्स पढ़ने के बाद उसे पता चल जाता है कि यांग कोई आम इंसान नहीं है, वो आम इंसान से कई गुना बढ़ के है। उसके पास कई सारे पावर है जिससे वो दूसरों का माइंड कंट्रोल कर सकता है, साथ ही वो उनके सपने में भी जा सकता है। इससे उसे पता चल जाता है कि अब वो उसे किस तरीके से बदला लेगा। दूसरी तरफ हम यांग को देखते हैं जो कि सो रही होती है और वापस से अपने पुराने वाले सपने में एक बार फिर से चली जाती है। यांग भी उसके सपने में आता है और उसके नेक पे किस करने लगता है। ये देखकर वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब वो उसे कहता है कि तुम परेशान थी ना, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। ये सुनकर वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता, लेकिन वो उसका आंसर नहीं देता है, वो उसे किस करने लगता है। इस समय यांग भी उसे अपने आप से दूर नहीं कर रही होती है। कुछ समय के बाद जब यांग की आंखें खुलती है तब वो वापस से उसी सपने की वजह से परेशान हो जाती है। सुबह में भी वो परेशान होती है और जब वो सीढ़ियों से उतर रही होती है तब वो यांग से टकरा जाती है, जिस वजह से उसकी स्मेल कुछ जानी पहचानी लगने लगती है। उसे याद आता है कि सपने वाले लड़की की भी स्मेल सेम इसके जैसे ही है, इसलिए वो उसे स्मेल करने की कोशिश करने लगती है। यांग उसे कहता है कि आखिर तुम
ये क्या कर रही हो। तब वो उसे दीवार की तरफ धक्का देता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, क्या तुम्हें इसे स्मेल करना है। तब वो कहती है कि हाँ। तब वो उसे स्मेल करने देता है और छुप कर हंस भी रहा होता है। जब यांग को कुछ समय की बात पता चलता है कि वो क्या कर रही है, तब वो उससे दूर हो जाती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो तुम करने के लिए कह रही हो बस मैं इसी को ही फॉलो कर रहा हूँ। और इसके बाद वो उसे चिढ़ाने लगता है और परेशान करने लगता है, जिस वजह से यन परेशान हो जाती है और उससे दूर जाने लगती है। लेकिन वो उसे पीछे से टाइटली हक करता है और कहता है कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, हमारा खून का रिश्ता नहीं है, इसलिए तुम मुझे न बना सकती हो, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ। ऐसा कहते हुए वो अपने दिल की बात उसे कह देता है। फिर वो उसे अपनी तरफ मुड़ाता है और अपनी आंखों से उसकी आंखों में लव गू का मैसेज कर देता है, जिस वजह से वो उसके कंट्रोल में हो जाती है। फिर वो उसे बाहों पे उठाता है और सोफे पे लेटा देता है और इसके बाद वो उसे किस करने लगता है। नहीं एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से दोनों के पेरेंट्स आ जाते हैं और दोनों को इस हालत में देखकर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं। डैड पूछते हैं कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो। तब जियांग उसे कहता है कि हम दोनों साथ हैं, जिस पे डैड गुस्सा हो जाते हैं और उसे थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों भाई बहन हो। लेकिन जियांग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है। ये सुनकर डैड अपनी बेटी से पूछते हैं कि क्या तुम भी ऐसा ही मानती हो। तब वो भी हाँ में जवाब देती है। डैड को ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग लगती है। वो कहते हैं कि मैं बहुत ही जल्द शादी करने वाला हूँ, मैंने शादी के लिए रजिस्टर भी फाइल कर दिया है, लेकिन तुम दोनों अब ये क्या कर रहे हो। इस तरीके से वो गुस्से में यहाँ से चले जाते हैं। पीछे पीछे सैनिया भी पीछे पीछे चली जाती है और इसके बाद यन सोफे पे बैठ जाती है। जियांग उसके पास आता है और पूछता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो। तब वो उसे कहती है कि मुझे नहीं पता और यहाँ से वो चली जाती है। अगले सीन में वो अपने फ्रेंड के साथ होती है और ड्रिंक कर रही होती है। उसकी दोस्त उसे पूछती है कि क्या तुम उस लड़की को पसंद करती हो। तब वो अपनी डैड की बात याद करती है और कहती है कि मैं उसे पसंद नहीं कर सकती हूँ। यंग ने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लिया होता है, इसलिए अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। ये देखकर उसकी फ्रेंड मदद के लिए जाती है, लेकिन तभी यहाँ पे सॉन्ग आ जाता है जो कि छुपकर यंग को बेहोश कर लेता है और अपने साथ लेकर चला जाता है। जब कुछ समय के बाद फ्रेंड वापस आती है तब वो यंग को नहीं देख पाती है, इसलिए वो तुरंत जियांग को इसके बारे में बता देती है। दूसरी तरफ हम सॉन्ग को देखते हैं जो कि यंग को बंदी बनाकर उसकी आंखों पे कपड़ा बांधकर उसे अपने पास रखा होता है। ऐसे वो कपड़ा हटाता है। यंग उसे देखकर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया था, इसलिए तुम मुझे किडनैप करके लेके आए, तुम तो बहुत ही ज्यादा गिरी हुई इंसान हो। ये सुनकर वो उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इसलिए उनका रिश्ता खराब हो गया। इसलिए वो सारी चीजें ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन यंग उसकी एक भी बात सुनने के लिए राजी नहीं होती है। ये सुनकर सॉन्ग गुस्सा हो जाता है और अपने लोगों से वीडियो बनाने के लिए कहने लगता है और वो यंग के साथ गलत करने की कोशिश करने लगता है और कहता है कि इसकी ये वीडियो इसके भाई के पास जरूर भेजना, क्योंकि मुझे पता है कि वो इसका भाई नहीं है। ऐसा कहते हुए जैसे यंग के साथ गलत करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी यहाँ पे जियांग आता है और उसे रोकता है। लेकिन यंग जियांग को यहाँ पे देखकर घबराने लगती है और उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहती है, लेकिन सॉन्ग कहता है कि खेल में तो अब मजा आएगा। इसके बाद जियांग मैसी करके सॉन्ग को हराना चाहता था, लेकिन सॉन्ग अपना लाइटर ऑन कर देता है और कहता है कि अगर तुमने मैसी किया ना तो मैं इस लड़की को खत्म कर दूंगा। इसलिए वो शांत हो जाता है और अपने मैसी का यूज नहीं करता है। इसके बाद इसके गुंडे सामने आते हैं और चारों तरफ शराब गिराते हुए इसमें फायर कर देते हैं। सॉन्ग को लगता है कि शायद ऐसा करने से जियांग का असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा, लेकिन आग लगने के बावजूद भी जियांग को कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद वो अपनी जादुई बांसुरी लाता है और उसे प्ले करने लगता है, जिस वजह से आसपास काफी सारे स्नेक आने लगते हैं और साथ ही जो उसका पालतू बड़ा सा पाइथन होता है वो भी यहाँ पे आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग डरने लगते हैं। और तभी वो पाइथन सॉन्ग पे अटैक कर देता है, जिस वजह से सॉन्ग की वहीं पे डेथ हो जाती है। इसके बाद जियांग धीरे धीरे यांग की तरफ बढ़ने लगती है और यांग को भी उसके गले पे बने हुए बटरफ्लाई के टैटू से उसे पता चल जाता है कि ये वही पर्सन है। और धीरे धीरे उसे सारी बातें एक एक करके याद आने लगती है कि जिस पर्सन ने होटल में इन पे हमला किया था, जो इंसान हमेशा उसके सपने में आकर उसके साथ गलत करने की कोशिश करता था, वो इंसान एक ही है और ये इसका भाई है। सब कुछ याद आने पे वो जियांग से नफरत करने लगती है और उसे कहती है कि आखिर तुमने मेरे साथ इतना सब कुछ क्यों किया। मैं तो तुम्हें बहुत ही अच्छा समझती थी, लेकिन तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया, तुमने मेरे साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया। ये सुनकर वो उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी एक भी बातें नहीं सुनती है। वो उस पर इतना ज्यादा गुस्सा होती है कि वो यहीं पे इसे अकेला छोड़कर यहाँ से चली जाती है। फिर वो रास्ते पे अकेले चल रही होती है, जहाँ पे वो जियांग के साथ बिताए गए हर एक पल के बारे में सोच रही होती है और वो सोचती है कि उस समय वो कितना ज्यादा अच्छा था, वो हमेशा ही उसकी केयर करता था। ऐसी बातें सोचती हुए वो रास्ते से जा रही होती है, तभी सामने से एक लड़की आ जाती है। मियाओ वंस की बताती है और वो बताती है कि वो जियांग की फियांसे है। इसके बाद वो उसे एक कार्ड भी देती है और कहती है कि हम दोनों की बहुत ही जल्द शादी होने वाली है। दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं, जिसके लोग उसे वापस फैमिली में जाने के लिए कह रहे होते हैं और उसे बता रहे होते हैं कि उसकी फियांसे उसका इंतजार कर रही है, बहुत ही जल्द इन दोनों की शादी होने वाली है। लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि उसके दिल में कोई और है और वो यान के बारे में सोचने लगता है और अपने आदमियों से कहता है कि वो इस शादी को कैंसिल करा दे। तभी इसके पास यान कॉल करती है और उसे पूछती है कि क्या तुम्हारी शादी किसी और के साथ होने वाली थी। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। इसके दिल में जो कुछ भी आता है वो उसे सुनाई जा रही होती है। वो उसे कहती है कि एक तो तुमने मेरे बॉडी का यूज किया, ऊपर से बिना माफी मांगे तुम किसी और से शादी करने जा रहे हो। ऐसे कहते हुए वो उसे बहुत सारी बातें सुनाती है और आगे निकल जाती है। लेकिन तभी अचानक से उसके दिल में दर्द होने लगता है। दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं, जो कि यंग की बातों की वजह से इतना ज्यादा दुखी हो गया होता है कि वो अपने आप को सजा देने का फैसला करता है और अपने आप को ही चोट पहुंचाने की कोशिश में लगा होता है। ये देखकर उसके लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मानता नहीं है। दूसरी तरफ हम यान को देखते हैं, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। उसकी दोस्त उसे संभालने की कोशिश कर रही होती है। वो अपने दोस्त को सारी बातें बता रही होती है और कहती है कि उसने मेरे साथ इतना ज्यादा गलत किया, लेकिन अभी मैं उसके बारे में ही सोची जा रही हूँ। ये सुनकर उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि तुम उसे प्यार करने लगी हो, इसलिए अब तुम्हें उसके साथ अपने आप
आपको भी चोट पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम दोनों साथ में क्यों नहीं हो जाते हो। वो कहती है कि अब बहुत ही ज्यादा देर हो गया है क्योंकि उसकी फियांसी आ गई है और वो बहुत ही जल्द एक दूसरे के साथ शादी करने वाले हैं और मुझे पता नहीं चल रहा है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ये दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी जियांग का आदमी उसके पास आता है और उसे एक गिफ्ट देते हुए कहता है कि ये मेरे मालिक का सबसे कीमती चीज देने के लिए आया हूँ ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि मेरे मास्टर तुमसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। उन्होंने आज तक तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है, वो बस तुम्हारे पास आने के लिए इतनी सारी चीजें कर रहे थे और उन्होंने अपनी फैमिली, बिजनेस, अपना पैसा सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ और सिर्फ आपको देखने के लिए। फिर वो अपने मास्टर की एक एक बातें यैन को बताने लगती है, जिससे यैन को पता चलता है कि वो तो काफी समय से उसे प्यार कर रहा था और साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि बचपन में जिस बच्चे की उसने मदद की थी ये बच्चा वही है। जियांग का आदमी उसे सारी बातें बताता है और तभी उसकी नजर पवन घंटी पे जाती है, जिसे देखकर वो उसे कहता है कि हमारे वंश में ये माना जाता है कि जो इंसान आपके लिए आपकी जान से भी ज्यादा प्यारा होता है आप उसे ही पवन घंटी देते हो। इसमें आपकी शक्तियाँ होती हैं जिससे आप हमेशा जुड़े रहते हो। इससे पता चलता है कि वो आपसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। ये सुनकर वो उसे मिलने की जिद करती है, लेकिन वो उसे बताता है कि अब वो दोनों नहीं मिल सकते हैं क्योंकि वो गाँव चले गए हैं, क्योंकि वहाँ पे उनके फियांसे के साथ उनकी शादी होने वाली है। ये सुनकर वो उसे मिलने के लिए तुरंत निकल जाती है। दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जहाँ पे उसके ग्रैंडमा ने एक छोटी सी पार्टी रखी थी। सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से ग्रैंडमा ये अनाउंस करते हैं कि जियांग की जो यहाँ पे फियांसे है उसके साथ आज शादी होने वाली है। ये सुनकर वह हैरान हो जाता है क्योंकि यहाँ पे उसके ग्रैंडमा ने बर्थडे पार्टी कह के उसे बर्थडे पार्टी कह के यहाँ पे बुलाया था, इसलिए वो अपने ग्रैंडपा पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पे यैन आ जाती है। उसको देखते ही वो उसे मिलने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ग्रैंडमा उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि ये लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैंने जिस लड़की को तुम्हारे लिए फाइनल किया है तुम्हें उस लड़की से शादी करना चाहिए। तब यंग उसे अपने पास बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी सोचता है कि उसे उसकी लाइफ में जाने की वजह से काफी सारे प्रॉब्लम देखने पड़ रहे हैं, इसलिए वो खुद से ही पीछे हटने का फैसला करता है। लेकिन तब वो उसे बताती है कि वो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। इसके मुंह से ये सुनकर वो उस पल के बारे में सोचने लगता है जब उसने उसे कहा था कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो, एक बार मुझे कह दो कि तुम मुझे पसंद करती हो। वो सारी पलों के बारे में सोचता है और फिर वो उसके पास जाने लगता है। ग्रैंडपा उसे रोकते हैं लेकिन वो रुकता नहीं है। वो दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं, लेकिन ग्रैंडमा उन दोनों को रोकने के लिए अपने पावर का यूज करते हैं और अपने पालतू पाइथन को लाते हैं ताकि वो इन सारी चीजों को खत्म कर सके। लेकिन जियांग अपने पावर का यूज करता है और अपने ग्रैंडपा पे ही हमला कर देता है ताकि कोई भी यैन को नुकसान ना पहुंचा सके और इसके बाद वो उसे किस करने लगता है। अगले सीन में हम इन दोनों को इनके घर पे देखते हैं जहाँ पे वो उसे कहता है कि क्या तुम मुझसे सच में प्यार करती हो। तब वो उसे कहती है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तब वो उसे कहता है कि जिस काम को मैंने स्टार्ट किया था मैं उसे कंप्लीट करना चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए वो उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन यांग उसे बार बार अपने आप से दूर कर रही होती है और उसे चिढ़ा रही होती है। लेकिन यांग उसे बेड पे धक्का देते हुए उसके पास जाता है और उसे किस करने लगता है। अब आगे हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम यांग को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट होती है। यांग उसके पास आता है और कहता है कि मेरे साथ रहना अच्छा तो लग रहा है ना। ये सुनकर वह कहती है कि मैं तुमसे बहुत ही जल्द डाइवोर्स ले लूंगी। ये सुनकर वो कहता है कि इसके बारे में सोचना भी मत क्योंकि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला हूँ। और इसी सीन पे इस ड्रामे का दी एंड हो जाता है। वेल आपको ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। क्या आप भी ऐसे सपने देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो।